9 साल की फातिमा ने जैसे ही पेजेस उठा के अपने फादर के हाथ में रखा तो वो फौरन ही ब्लास्ट हो गया। लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, माउस सबकी बैटरी निकाल के लोगों को भागना पड़ गया। लिबनान एयरपोर्ट पे एकदम हल्ला स्टार्ट हो गया। हिजबुल्लाह के लीडर के मैसेज के आने की देर थी कि पेजेस ब्लास्ट। दूसरी तरफ CNN पे रिपोर्ट आई कि यूएसए तो पहले ही इसराइल के इस अटैक को जानता था और ये सब करवाया इसराइल की A200 एजेंसी ने। एक दफा फिर से प्रोफेसर जेरी की शानदार वीडियो में खुश आमदीद। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इसराइल पे एक ऐसा अटैक किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसराइल खुद एक दफा हक्का बक्का हो गया। ठीक उसी लम्हे 8 अक्टूबर 2023 को लिबनान में मौजूद हिजबुल्लाह जो कि हमास का अलाई है, उसने भी इसराइल पे हमला कर दिया और सबसे हैवी अटैक जो हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया वो शीबा फॉर्म पे था। अब यहाँ नाज़रीन ये वाज़ह कर दूं कि हिजबुल्लाह ईरान का एक शिया ग्रुप है और इसका लिबनान के साउथ पार्ट पे अच्छा कंट्रोल है। अब इस जगह हिजबुल्लाह इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि उसने अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बना रखी है। पार्लियामेंट में इनकी टोटल 13 रुकन हैं। अब यहाँ जब इसराइल ने हिजबुल्लाह पे अटैक किया तो इसराइल ने भी बैक एयर स्ट्राइक की। यहाँ इसराइल को 2 साइडेड पे फ्रंट वार का सामना था। नाज़रीन, हिजबुल्लाह जब अटैक करने आया तो कितनी तैयारी में था इसका अंदाज़ा लगाने में इसराइल को तकरीबन 3 दिन लगे। हुआ यूं कि 11 अक्टूबर इस दिन हिजबुल्लाह ने बहुत ही प्लान तरीके से इसराइल पर टैंक्स, ड्रोन्स, मिसाइल किए। Tel Aviv, which was intercepted. Israel rescue services say that no injuries or damages. सारी कंडीशन से इसराइल में तहलका मच गया। लोग खौफ और हिरास के मारे अपने घर बार को छोड़ के उन एरियाज में जाने लगे जो लिबनान और दूसरी तरफ हमास से दूर थी। खौफ और हिरास तो था ही, साथ ही साथ खबर मिली कि हिजबुल्लाह इसराइल पे 20 पैराग्लाइडर्स के जरिए एक और सख्त अटैक भी करने वाला है। नान के करीब बॉर्डर्स पे अलार्म बजने शुरू हो गए और लोगों ने पहले से और बड़ी तेजी से, जो कि तकरीबन 96% बताई जाती है, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और दूसरी जगह शिफ्ट होने लग गए। ये इसलिए कि हमास ने इसी अंदाज से इसराइल पे अटैक किया था जिस सूरत में बहुत ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ा था इसराइल को। दोस्तों, इस सब को देखते हुए इसराइल में एक बेचैनी की कैफियत सी फैल गई और नेतन्याहू को बहुत ही ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा और इसराइल की अपोजिशन ने नेतन्याहू पे काफ़ी जोर दिया और कुछ इलाकों में तो स्ट्राइक्स भी होने लगी कि PM इस्तीफ़ा दे और घर जाए। मगर नेतन्याहू ने लोगों को कहा कि वो बहुत जल्द तमाम लोगों को जिनके कैंपस में रहना पड़ रहा है उन्हें अपने वापस घर भेजेगा। ये काम इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि ये तभी पॉसिबल था जब हिजबुल्लाह पीछे हटे और अटैक रुक जाए। और इसी सब के चलते रोज इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान और साथ ही हमास के साथ इसराइल की झड़पन शुरू हो गई। There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. If you strike us, we will strike you. हिजबुल्लाह जो कि लिबनान के साउथ में बैठ के अटैक कर रहा था, उसने बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई हुई थी। उसने इसमें अपनी फोर्सेस को 4 लेयर्स में रखा हुआ था। पहली लेयर में उसने टेक्निकल डिफेंस बनाई हुई थी, सेकंड लेयर में रॉकेट और मिसाइल थी, तीसरी लेयर में आता है कमांड और कंट्रोल, और लास्ट चौथी में जो सभी लीडर्स थे जो सारी प्लानिंग्स कर रहे थे उसकी। नाज़रीन, इसराइल ने बहुत समझदारी से चलते हुए अपने पेजर सॉफ्टवेयर्स, वैसे तो और भी बहुत हैं पर यहाँ ज़्यादा बेहतरीन और फेमस है, इसी का इस्तेमाल करते हुए चौथी लेयर में मौजूद लीडरशिप के मोबाइल फ़ोन से हैक करना शुरू कर दिए और सारी प्लानिंग्स जानने लग गए, जिसका उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। इसराइल ने कई ऐसे लीडर्स जो कि मोबाइल यूज़ कर रहे थे उन्हें ट्रैक करके गाइडेड मिसाइल से कत्ल कर दिया। और इसके अलावा जो लीडर्स लिबनान में मौजूद भी नहीं थे और वो सीरिया में बैठ के प्लानिंग कर रहे थे उन्हें भी मार दिया। बड़े बड़े नेम हिजबुल्लाह के शहीद होने लगे। दोस्तों, साल 2024 का जैसे स्टार्ट हुआ, हिजबुल्लाह को अंदाज़ा हुआ कि इसराइल के लोग हमारे फ़ोन हैक करके हमारी प्लानिंग्स जान लेते हैं। यह ऐसे अंदाज़ा हुआ कि कुछ ऐसे कमांडर्स भी थे वो तब शहीद हुए जब उन्होंने उसी टाइम मोबाइल इस्तेमाल किया था। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा मसला बन रहा था, क्योंकि मोबाइल्स नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। अब उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं था। हाँ, इन्होंने अल्टरनेटिव तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, जिनमें लेटर, पेजर्स वगैरह का इस्तेमाल
पेजर का इस्तेमाल तो था ही मगर लार्ज स्केल पे नहीं था। फरवरी 2024 हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि साहब सब पूछते हैं कहाँ के इस्राइल एजेंट्स। मैं बताता हूँ, आज जो मोबाइल्स हैं जो आपके हाथ में हैं, आपकी बीवियों के हाथों में हैं, ये सभी उनके एजेंट्स हैं। هيدا العميل بتقلي وين عميل؟ قل لك هيدا العميل الخليه واللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك. दोस्तों ये सब सुनने के बाद हिजबुल्लाह की फोर्स के कमांडर जो कि पहले बहुत कम फ़ोन यूज़ कर रहे थे, उन्होंने फुली तौर पे फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दिया और पेजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो इसलिए कि मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड होते टावर से, तो अगर कोई इन टावर पर कंट्रोल हासिल कर लेता था तो वो मोबाइल पे भी कंट्रोल हासिल कर लेता था, फिर वो इंटरनेट, जीपीएस हो या कोई सिम कनेक्शन, सबका कंट्रोल। लेकिन पेजर में ये सब नहीं होता। पेजर रेडियो की तरह काम करते हैं और बस वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसे हैक नहीं किया जा सकता। इसी तरह बस इन पे ये एसएमएस रिसीव किया जाता था या फिर सिर्फ सेंड का ऑप्शन होता था। इस सब के चलते हिजबुल्लाह ने ये डिसाइड कर लिया कि वो पेजर का इस्तेमाल करेंगे। 2024 में हिजबुल्लाह ने कंपनी से राब्ते शुरू किए और डिसाइड किया कि मॉडल नंबर AR924H अब ये कंपनी से राब्ता करेंगे और साथ ही बल्क में लेंगे। ये सारी खबरें इसराइल तक भी जा पहुंची क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसराइल की पूरी दुनिया में तकरीबन हाथ पड़ते हैं। A200 इसराइल की एजेंसीज में से एक है जिसका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल्स, लैपटॉप या दूसरी चीज़ों में बॉम्ब फिक्स करने का है। अपने दुश्मनों को ख़त्म करने में इस एजेंसी ने अपना ध्यान हिजबुल्लाह के बल्क में ख़रीदे जाने वाले पेजर्स पे लगाया। उन्होंने अपने लोगों को सारे की सारी दुनिया में डिफरेंट पेजर्स कंपनीज में लगा दिया और उन्हें आखिरकार ये पता लग गया कि गोल्ड अपोलो यहाँ से हिजबुल्लाह ने अपनी भी पहले कंट्री राउंड करके पेजर्स मंगवाए हैं। लेबनान में क्योंकि हिजबुल्लाह यूरोप में बैन, इसीलिए उन्हें ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो बेहतरीन ऑप्शन नज़र आ रही थी। अब यही इसराइल ने अपना पूरा जोर लगाया गोल्ड अपोलो में अपने लिंक्स लगाने के लिए, क्योंकि गोल्ड अपोलो दुनिया की बहुत बड़ी पेजर्स की कंपनी है, इसीलिए इसमें जाना बहुत मुश्किल काम। इसराइल ने एक प्लान बनाया कि वो एक अपनी कंपनी बनाएगा पेजर्स की, लेकिन यही तो गेम चेंजिंग पॉइंट है। हम सब जानते हैं कि सारी एजेंसीज मुख्तलिफ मिशंस के लिए अपनी अपनी कंपनीज बनाती हैं, वो भी फेक, इसीलिए कि ज़रूरत पड़ने पे उन्हें यूज़ किया जा सके। इसी तरह A200 ने भी काम किया, अपनी पहले से बनाई हुई कंपनी को पेजर्स की प्रोडक्शन के लिए रजिस्टर्ड करवाया और फिर इसमें फर्जी एम्प्लॉयज़ भी रखे। बल्क में पेजर सेलिंग्स भी स्टार्ट कर दी। अभी तक ये नहीं पता चला था कि वो पेजर्स की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते थे, ये फिर आगे से परचेज करते थे। खैर कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद इसराइल ने अपनी सेलिंग तो शुरू कर दी, लेकिन हिजबुल्लाह के लिए ट्रस्टेड अभी भी वो नहीं थे, क्योंकि हिजबुल्लाह तो पहले ही गोल्ड अपोलो से पेजर्स लेता था। इसीलिए इसराइल ने गोल्ड अपोलो जो कि ताइवान में है, हिजबुल्लाह का ट्रस्टेड है, उसी के टच में आने की कोशिश करते हैं और इन्हीं सब के चलते वो गोल्ड अपोलो से अपने एजेंट्स के तौर पर मीटिंग करते हैं और ये लोग गोल्ड अपोलो को एग्रीमेंट के लिए रेडी कर लेते हैं, जिसमें यह था कि जो इसराइल की कंपनी बैक उसे अपना नेम ब्रांडिंग यूज़ करने देगी, बैक पेजेस खुद बनाएगी और उन पे ब्रांडिंग मतलब लोगो वगैरह सब गोल्ड अपोलो का होगा। गोल्ड अपोलो को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि ये इसराइल की कंपनी है। इसी एग्रीमेंट में ये तय पाया कि बैक अपने प्रॉफिट्स में से शेयर भी देगी और साइनिंग बोनस के तौर पे भी पैसा दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि यहूदियों ने सबसे बड़ी रिश्वतखोरी की है, जिसका अंदाज़ा ये डील में भी आप लगा सकते हैं। अपोलो को ये डील बहुत ही ज़बरदस्त लगने लगी और इसी सब के चलते उन्होंने इसे अपने हाथ से ना जाने दिया और बैक कंपनी अब बन गई गोल्ड अपोलो। लेकिन गोल्ड अपोलो ने वाज़ह तौर पे बताया कि हम सिर्फ ब्रांडिंग दे रहे हैं, बाकी हमारी कोई लेना देना नहीं है। आप इस एग्रीमेंट की कॉपी वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। अब बैक ने गोल्ड अपोलो के ब्रांडेड पेजर्स बेचना शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें अपने खास क्लाइंट हिजबुल्लाह का इंतज़ार था। पेजर हिजबुल्लाह को सेल करना अभी भी इतना आसान नहीं था। इसराइल के काफ़ी एजेंट या जासूस वगैरह लेबनान और दूसरे कंट्रीज़ में भी होते हैं और पता नहीं चलता उनमें से कुछ हिजबुल्लाह में भी थे। इन्हीं सब के चलते उन्होंने अपने एजेंट्स को ये टास्क दिया
کہ وہ ان پیجرز کو حزب اللہ کا رستہ دکھائیں تاکہ وہ گولڈ اپولو کے پیجرز بیک کمپنی سے خریدیں، کیونکہ حزب اللہ بھی اپنی پرچیزنگ سیدھی نہیں کرتا تھا، انہیں بھی کافی کنٹری سے ہو کے اپنی پرچیزنگ کرنی ہوتی تھی۔ اب یہ سب کیسے ممکن ہوا، کیسے حزب اللہ کو ایگری کیا گیا بیک کے لیے، وہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، مگر نیوز رپورٹس کے مطابق حزب اللہ نے ٹوٹل 5000 پیجرز بیک کمپنی سے پرچیز کیا۔ اس دوران جب بیک نے اپنی پیمنٹس جو کہ طے پائی تھی گولڈ اپولو کے ساتھ وہ بھجوائی تو تائیوان کی اکانومی منسٹر نے دیکھا کہ پیمنٹ ان یوزول طریقے سے آ رہی ہے، پیمنٹ مڈل ایسٹ سے گھوم کے آتی ہے، اور ایک دفعہ بیک کی پیمنٹ آن ہولڈ آ گئی اور اس پہ انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی گئی۔ مگر یہ سب کمپلیٹ ہوتا اس سے پہلے اسرائیل اپنا کام کر چکا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ شاید پیجر جن میں 2 بیٹری سیلز ہوتے ہیں ان میں سے ایک میں ایکسپلوزیو بھرا ہوتا ہے جس کا نیم پیٹن ہے۔ یہ ایسا ایکسپلوزیو ہے جو کہ تھوڑی مقدار میں بھی ہو مگر یہ بہت بڑا ایکسپلوزیو کرتا ہے۔ دوستو، حزب اللہ کو اپنی پہلی ڈیلیوری مل چکی تھی جس میں ٹوٹل 3000 پیجرز تھے اور لوگ اسے یوز بھی کر رہے تھے بنا کسی فکر کے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایک بوم کو ساتھ گھوم رہے ہیں۔ یہ ٹائم تھا سیٹ 17 کا۔ صبح جس دن یہ پیجرز اٹیک ہونا تھا اسی دن اسرائیل نے ایک سیکیورٹی میٹنگ بلائی اور اس میں کیا ہوا یہ تو نہیں پتا، مگر پیجرز اٹیک کا فیصلہ لازمی ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یو ایس اے کو بھی اس اٹیک پہ پہلے بتایا گیا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، جس پہ اب یو ایس اے کا فورن سیکرٹری نے انکار کر دیا ہے۔ ٹائم تھا 3:30 ستمبر 17، 2024۔ حزب اللہ کے پیجرز پہ ایک میسج آتا ہے اور ٹھیک تھوڑی دیر میں ہی سارے پیجرز پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیجرز ہر جگہ، مطلب بازار، گلیوں، گھروں اور ہر طرف پھٹنا شروع ہو گئے۔ زیادہ حزب اللہ کو غصہ 9 سال کی فاطمہ کا تھا جس نے پیجرز کو اٹھایا تو وہ پھٹ گیا۔ حزب اللہ کی ساری ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور ایئرپورٹس پہ بھی بھگدڑ مچ گئی کہ کوئی پیجر فلائٹ میں نہ پھٹ جائے۔ فلائٹس کینسل ہونا شروع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ بیٹریز نکال کے پھینکنے لگ گئے اور ساتھ میں اپنے موبائلز بھی۔ اسی حملے کے چلتے ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور کچھ کی تو موت بھی ہو گئی، جس میں مرنے والوں کی تعداد 40 بتائی جا رہی ہے۔ یہ سب تو تھا، مگر اگلے دن جب جنازے پڑھنے کا ٹائم آیا تو سارے کے سارے واکی ٹاکیز بھی پھٹنا شروع ہو گئے، ساتھ ہی سولرز بھی۔ اب لوگ اور خوف زدہ ہو گئی کہ نیکسٹ کیا پھٹے گا، ٹی وی یا کوئی اور چیز، کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ ناظرین، اسرائیل نے آفیشلی اس کی ذمہ داری نہیں لی، مگر ان کا فورن منسٹر نے ہنٹ دیا کہ اب وار ایک نیو طرف جا رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے حزب اللہ پہ گراؤنڈ اٹیک کا بھی ہنٹ دیا، جس سے سبھی یہی مان رہے ہیں کہ سارا کام اسرائیل کا ہی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور نیو اپڈیٹ اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔